बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 9 यानी किंगडम प्लांटी स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 17 में। किंगडम प्लांटी में सबसे पहले फाइलोजेनेटिक सिस्टम को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम हम कहते हैं किसे हैं। आफ्टर दैट किंगडम प्लांटी के कुछ करैक्टर्स हैं, फिर प्लांटी की क्लासिफिकेशन और डिवीजन ब्रायोफाइटा के कुछ करैक्टर्स और बेसिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम की। द वर्ड फाइलो, जो ये पूरा वर्ड है फाइलोजेनेटिक, ये दो ग्रीक वर्ड्स का बना हुआ है, जिसमें फाइला का मतलब होता है ट्राइब और जेनेटिक का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जिसमें नेचुरल रिलेशनशिप्स के साथ साथ मोड ऑफ ओरिजिन को भी स्टडी किया जाए, ऐसे सिस्टम को हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं। नेचुरल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिजम्स में सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ भी मौजूद हों नेचुरली, नेचर के अकॉर्डिंग, और उसके साथ साथ उनके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी स्टडी किया जाए। उस सिस्टम को हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब आप जितने भी प्लांट्स हैं आप उनको नेचुरल रिलेशनशिप यानी कि सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ और उसके अलावा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ उन बेसिस पे आप उनको क्लासीफाई करते हो, ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, ऑर्डर में, क्लासेस में या फैमिलीज़ वगैरह में। तो बायोलॉजिस्ट जो है दे आर बेसिकली ट्राइंग टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासीफाई करने की कोशिश करें उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ की बेस पे। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नेचुरल रिलेशनशिप भी शो करते हैं और उसके साथ साथ अपने मोड ऑफ ओरिजिन के बारे में भी हमें उनसे उनके फोर फादर जिनके अबाव इजदाद से पता चल सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टू दिस इज़ किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के हम कुछ मेन करैक्टर्स देख लेते हैं जिनकी बेस पे हम किंगडम प्लांटी को बाकी किंगडम से अलग करते हैं। टोटल अर्थ प्लानट पे 3,60,000 स्पीशीज़ जो है प्लांट्स की मौजूद है, जिसमें से 2,50,000 स्पीशीज़ जो हैं दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो किंगडम प्लांटी वो कौन से करैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे आप उनको बाकी किंगडम से अलग करते हो। पहला ये कि वो यूकैरियोट्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो ऑटोट्रॉफी शो करते हैं, यानी कि वो ऑटोट्रॉफिक हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। मल्टी सेलुलर हैं, नॉन मोटाइल हैं, एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं और उनके सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये करैक्टर्स हमें बाकी यूकैरियोट्स में नहीं मिलते। प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो प्लांट बॉडी में मेनली वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं जो हमें हर प्लांट के अंदर मिलेंगे, स्टेम, लीफ, रूट्स। उसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आएंगे दैट विल बी फ्लावर, जिससे आगे फ्रूट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ये पार्ट्स इसलिए बता रही ताकि आपको आगे जब हम फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ें तो इन पार्ट्स के बारे में आपको पता हो। नेक्स्ट टू दिस इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी। आपकी बुक पे एक बॉक्स दिया हुआ है, बेटा ये आपकी छोटी सी असाइनमेंट है, आपने किंगडम प्लांटी का स्केच आउट करना है स्केच की फॉर्म में। किंगडम प्लांटी को हम दो मेजर डिवीजन्स में या ग्रुप्स में या सब किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। एक है ब्रायोफाइटा और दूसरा है ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा आते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर की टर्म यूज़ होती है वेस्कुलर टिश्यूज़ के लिए, और वो वेस्कुलर टिश्यूज़ कौन से हैं, जाइलम और उसके साथ साथ फ्लोएम। अब जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि ब्रायोफाइटा या ब्रायोफाइट्स जो है वो नॉन वेस्कुलर, इट मीन्स उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होंगे। इसकी तीन सब डिवीजन्स हैं, हेपेटिकॉप्सिडा, मस्कुलियम ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा। सेकेंड वन है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा में आता है वेस्कुलर प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होंगे। इसके आगे फोर मेन डिवीजन्स हैं, एक साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सेफेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टेरोप्सिडा को आगे फर्दर तीन क्लासेस में क्लासीफाई एंड डिवाइड किया गया है, फिलिकियनी जिसमें आते हैं फर्न्स, देन जिम्नोस्पर्मी जिसमें आते हैं नेकेड सीडेड प्लांट्स, यानी कि जिनके सीड्स जो हैं वो कवर्ड नहीं होते, फ्रूट्स के अंदर नहीं होते, और लास्ट वन एंजियोस्पर्मी जिसमें आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स जिसमें फ्रूट बनते हैं और फ्रूट के अंदर उनका सीड इनक्लोज होता है। तो जब भी आप क्लासिफिकेशन की बात करते हो, जैसे कि हमने कौन की क्लासिफिकेशन की बात की थी, तो उसमें मैं बताया था कि किंगडम से आगे डिवीजन, डिवीजन के आगे फर्दर सब डिवीजन, क्लास, सब क्लास, और उसके अलावा उसी तरह से ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी आ जाते हैं। हमने कौन की जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने किंगडम के बाद डिवीजन बताई थी, डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद आगे उसी तरह से ऑर्डर, फैमिली और जीनस स्पीशी की बात की थी। अब यहाँ पे एक रैंक जो है वो है सब डिवीजन। डिवीजन के अंडर एक कैटेगरी या रैंक आती है, उसको हम सब डिवीजन्स कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्लासेस जो है उसके अंडर आती है सब क्लास या सब क्लासेस, और इसी तरह से जो टेक्सोनोमिक रैंक्स हैं वो हायरार्की की फॉर्म में, यूनिट्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं।
तो हमारे पास जो यहाँ पे आपकी बुक पे येलो बॉक्स गिवन है किंगडम प्लांटिंग की क्लासिफिकेशन, वो कैम्बल ने दी थी। ठीक है, किसने दी थी? कैम्पबेल ने दी थी 1996 में। तो आपने इस पूरे को आपने स्केच आउट करना है। स्केच आउट कैसे करना है कि आप ऊपर हेडिंग दोगे, पहली मेन प्लांटी, फिर आपने प्लांटी को डिवाइड करना है कि एक ब्रायोफाइट है, दूसरा इसमें ट्रैक्योफाइट है। ब्रायोफाइट्स को आगे आपने 3 डिवीजन्स बतानी है उनकी, ट्रैक्योफाइट के आगे आपने 4 डिवीजन्स बताने हैं, और इस तरह से आपने एक प्रॉपर टेबल या कहने के स्केच जो है किंगडम क्लासिफिकेशन का बनाना है। नेक्स्ट हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी डिवीजन को, जो कि डिवीजन कह लें, आप उसको सबक्लिनम भी कह सकते हो, लेकिन हम यहाँ डिवीजन के बेस पे इसका नाम देते हैं, दैट इज़ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हमारे सिलेबस में जो चीज़ इंक्लूड है वो है हॉर्नवॉर्ट्स, ठीक है, लिवरवॉर्ट्स और मॉसेस। हमने इन 3 डिवीजन ब्रायोफाइटा की इन 3 आगे सब डिवीजन्स को या कहने क्लासेस को हमने डिस्कस करना है डिटेल में। और इस साइड पे जो इमेजेस दी गई हैं, ये 6 इमेजेस इन्हीं क्लासेस, इन्हीं ग्रुप्स की आगे फर्दर एग्जांपल्स या मेंबर्स की इमेजेस हैं, जो जहाँ जहाँ पे वो जो मेंबर आते जाएंगे, क्लासेस आएंगी, उनको हम इन पिक्स की बेस पे देखेंगे और डिस्क्राइब या डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स से। ब्रायोफाइट्स सबसे पहले लैंड प्लांट्स हैं, सबसे पहले प्लांट्स हैं जिन्होंने लैंड पे कॉलोनाइज़ किया था। कॉलोनाइज़ मतलब इनहेबिट किया था, मतलब अपनी आबादी बनाई थी। इनको हम फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये कहा जाता है कि ब्रायोफाइट्स ग्रीन एल्गी यानी कि क्लोरोफाइटा से इवॉल्व हुए हैं। तो जैसे कि आपको पहले भी बताया था किंगडम प्रोटेक्टिस्टा में प्लांट लाइक प्रोटिस्ट पढ़ते हुए कि ग्रीन एल्गी मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप कंसिडर किया जाता है एल्गी का। क्यों? क्योंकि इसके आरएनए को, इसके डीएनए के सीक्वेंस को स्टडी किया जाता है। तो ब्रायोफाइट्स जो कि ग्रीन एल्गी से इवॉल्व है, इट मीन्स ग्रीन एल्गी मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप है। हैबिट क्या है? लैंड के हिसाब से इनकी लाइफ जो है वो पोली अडेप्टेड होती है, इसलिए ज़्यादातर ये खुश्क जगह पे नहीं, लेकिन उस जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे पानी हो, ठीक है, और साया हो। तो ये डैम शेडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। गीली और सायादार जगह जो होती है वहाँ पर ब्रायोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं। Another important short question कि ब्रायोफाइट्स, why ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज amphibians of plant kingdom or amphibians of plants, या what are amphibious plants। ये amphibious plants वाला जो पैराग्राफ है या पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पोर्शन को, इस कहने के पॉइंट को आपने एज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब VIP शॉर्ट क्वेश्चन आप कह सकते हो। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम या एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स वर्ल्ड कहा जाता है बिकॉज ये पानी के बगैर नहीं रह सकते। ठीक है, एम्फीबियंस का मतलब होता है डुअल नेचर के जो होंगे। डुअल नेचर का मतलब है इनको रिप्रोडक्शन के लिए भी पानी चाहिए, इनको डेवलपमेंट के लिए भी पानी चाहिए, इनको ज़िंदा रहने के लिए भी पानी चाहिए। तो ये पानी के बगैर ना तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही डेवलपमेंट के प्रोसेसेस हो सकते हैं, और ना ही ये पानी के बगैर सरवाइव कर सकते हैं। तो ये पानी से दूर नहीं, ये ज़्यादातर गीली जगह या सायेदार जगह पर मौजूद होते हैं। जो सायेदार जगह है वो भी गीली होती है, इसलिए वहाँ पर ये रहते हैं, क्योंकि इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। उसके अलावा हमने जैसे स्टार्ट में कहा कि ब्रायोफाइट्स जो हैं दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, तो इट मीन्स कि इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होंगे। वेस्कुलर टिश्यूज़ कौन से होते हैं? जैसे कि अभी हमने नाम लिया था जाइलम और फ्लोएम को हम कलेक्टिवली वेस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। जाइलम का काम क्या है? वाटर की कंडक्शन करवाना। फ्लोएम का काम क्या है? फूड की कंडक्शन करवाना। तो इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं है, इट मीन्स के वाटर और फूड की कंडक्शन के लिए इनके अंदर टिश्यूज़ मौजूद नहीं है। लेकिन इसके अलावा वेस्कुलर टिश्यूज़ जो है वो स्ट्रेंथ और सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में वाटर की कंडक्शन के लिए, मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन या कंडक्शन के लिए, और प्रिपेयर्ड फूड या दूसरे जितने भी सब्सटेंसेस उनके अंदर मौजूद हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन या कंडक्शन के लिए सिर्फ एक ही मैकेनिज़्म है, और वो मैकेनिज़्म है डिफ्यूजन। ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी पर कुछ केसेस में क्यूटिकल देखी जाती है, कुछ केसेस में क्यूटिकल नहीं होती। क्यूटिकल बनती है क्यूटिन की। ठीक है, और क्यूटिन क्या है? क्यूटिन एज अ लिपिड वैक्सी मटेरियल। कुछ प्लांट्स में यानी कि ब्रायोफाइट्स के कुछ मेंबर्स में क्यूटिकल मौजूद होती है, कुछ में क्यूटिकल मौजूद नहीं होती, इसलिए हम कहेंगे प्लांट बॉडी में और मे नॉट हैव क्यूटिकल। और कुछ में क्यूटिकल इतनी थिन होती है कि वाटर लॉस बहुत इजीली हो जाता है। ये एक वैक्सी लेयर होती है, इसका काम क्या है? वाटर लॉस से प्रिवेंट करना, यानी कि वाटर को कंजर्व करना।
ब्रायोफाइट्स में वाटर की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? ब्रायोफाइट्स में वाटर की एब्जॉर्प्शन जनरल बॉडी सरफेस के ज़रिए होती है। इनके अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए एज सच प्रॉपर ट्रू प्लांट्स की तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए अपनी बॉडी सरफेस के ज़रिए ही वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। आफ्टर दैट प्लांट बॉडी। जब हम प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा एक टर्मिनोलॉजी आएगी, दैट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? मैंने यहाँ पे 3 डेफिनेशंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। आपको जोन सी डेफिनेशन ईजी लगे आपने वो डेफिनेशन ज़रूर याद करनी है। ब्रायोफाइट्स होते हैं डायमॉर्फिक। डाई मीन्स टू, मॉर्फिक मीन्स शेप्स या फॉर्म्स। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं ये, फ्लावरलेस प्लांट्स हैं, फ्लावर्स नहीं बनते। ये रेगुलर हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट जनरेशन्स होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मतलब स्ट्रक्चर, शेप और फॉर्म के लिहाज से। तो ब्रायोफाइट्स में 2 डिफरेंट शेप की 2 डिफरेंट जनरेशन्स अकर करती हैं जो एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं। इस प्रोसेस को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन, a regular alternation of gamete producing generation with that of spore producing generation in the history of a plant is called alternation of generation। अब gamete producing generation का नाम क्या है? गेमिटोफाइट। स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन का नाम क्या है? स्पोरोफाइट। तो इसमें आप इसको और सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हो कि वो प्रोसेस जिसमें गेमिटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन को अल्टरनेट करती है, और वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा कि स्पोरोफाइट जनरेशन गेमिटोफाइट जनरेशन को अल्टरनेट करती है। And other definition, a process during which asexual generation replaces sexual one and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब यही है बेटा कि गेमिटोफाइट जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन को अल्टरनेट करेगी, स्पोरोफाइट जनरेशन गेमिटोफाइट जनरेशन को अल्टरनेट करेगी, या एसेक्सुअल जनरेशन सेक्सुअल को रिप्लेस करेगी और सेक्सुअल जनरेशन जो है वो एसेक्सुअल को रिप्लेस करेगी। दिस इज़ कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ये एक तरह का प्लांट्स के पास जेनेटिक वेरिएशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स, कॉन्टिन्यूस सोर्स होता है। यानी कि जेनेटिक वेरिएशंस का मतलब क्या है कि एक प्लांट से नेक्स्ट जनरेशन में कोई ना कोई न्यू वेराइटी, कोई ना कोई न्यू ऑफस्प्रिंग ज़रूर बनता है। जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ मौजूद हैं उनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है जो उन स्पीशीज़ को सर्वाइवल में हेल्प करती है, उनके ज़िंदा रहने के लिए इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती हैं उनके मुताबिक उनको अडेप्ट करने में हेल्प करती है। तो इट मीन्स कि सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ में हेल्प कर रही है। इसका मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं उन चेंजेस के मुताबिक कैसे प्लांट ने सर्वाइव करना है, कैसे खुद में तब्दीली लानी है, उसमें ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मदद देती है। एवोल्यूशन में भी हेल्प प्रोवाइड करती है और ऑर्गेनिज्म को, या जो सब स्पीशी है, जो फिटेस्ट स्पीशी है, जो सबसे फिटेस्ट है, जो अपने आप को बार बार तब्दील कर सकता है चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर, उसको नेचुरल सिलेक्शन का ऑफ़र करती है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा फिटेस्ट होगा, जिसके अंदर ऐसे ट्रेड्स, ऐसे करेक्टर्स मौजूद होंगे कि जो उसको बदलती हुई इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को तब्दील करने में मदद देंगे, उनको नेचर सेलेक्ट करती है। उसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ठीक है। सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बेस पे हम दोनों जनरेशन्स जो हैं ब्रायोफाइट्स की वो देख लेते हैं। सबसे पहली जनरेशन आती है गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट कौन सी जनरेशन है? जिसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ये हमेशा होती है हैप्लॉइड। ये पॉइंट्स में से डिफरेंस की फॉर्म में भी हाईलाइट करती जाइएगा बिकॉज गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ब्रायोफाइट्स के केस में गेमिटोफाइट डोमिनेंट जनरेशन है, इंडिपेंडेंट है और फ्री लिविंग है। डोमिनेंट मतलब जो हमें ज़्यादा नज़र आती है ब्रायोफाइट्स में, जो जनरेशन नज़र आएगी, जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की, वो डोमिनेंट जनरेशन है, दैट इज़ गेमिटोफाइट। ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये अपना फूड खुद बनाती है, ये अपनी फूड के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए किसी भी दूसरी जनरेशन पे डिपेंड नहीं करती है, फ्री लिविंग जनरेशन है। ब्रायोफाइट्स के केस में गेमिटोफाइट में 2 बॉडी फॉर्म्स देखी जाती हैं। ठीक है। गेमिटोफाइट्स की 2 बॉडी फॉर्म्स देखी जाती हैं। एक थैलस जैसे कि हमने एल्गी में भी इसको डिस्क्राइब किया था, वो प्लांट बॉडी जो स्टेम, लीव्स और रूट्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में रहते हैं लिवरवॉर्ट्स। ठीक है, जिनकी बॉडी जो है वो थैलस की तरह की होती है। दूसरे वो प्लांट बॉडी आती है जिसमें जो आगे फर्दर डिफ्रेंशिएटेड होती है, लेकिन उन स्ट्रक्चर्स में जो स्टेम से, लीफ से और रूट से रिजेंबल करते हैं। जैसे उनके अंदर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा और रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा। राइजोइड्स क्या होते हैं? ये रूट की तरह का काम करते हैं,
डेवलपमेंट के लिहाज से थोड़े डिफरेंट होते हैं। इनका रूट्स की तरह इनका काम है चीज़ों को, पानी को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और प्लांट बॉडी को एंकर करना, यानी कि जहाँ पे प्लांट बॉडी मौजूद है वहाँ पे उसको फिक्स करने का काम करती है ये मॉसेस, ठीक है। और उसके अलावा कुछ लिवर वॉट्स जो हैं उनके अंदर जो प्लांट बॉडी है वो थैलस लाइक नहीं बल्कि दूसरी तरह की होती है, जो स्टेम रूट और स्टेम लीव्स और राइजेट्स में अरेंज या डिफ्रेंशिएटेड हुई होती है। सेकेंड जनरेशन इज स्पोरोफाइट। स्पोरो नेम से इंडिकेशन है स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, ये हमेशा होती है डिप्लॉइड, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन या स्पोरोफाइट जो है वो लेस कॉन्स्पिक्यूअस जनरेशन कंसिडर की जाती है, मतलब ये इतनी क्लियरली नज़र नहीं आती। स्पोरोफिटिक जनरेशन के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं उनके अंदर होती है मियोसिस। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम जिसके अंदर स्पोर्स इनक्लोज्ड होते हैं उसके अंदर होगी मियोसिस और उसके रिजल्ट में हेप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, यानी कि यहाँ पे आपके पास हमने कहा ये डिप्लॉइड है तो इसके रिजल्ट में हेप्लॉइड कंडीशन आ जाएगी, दैट विल बी सिंगल एंड। स्पोरोफाइट पार्शली या कम्प्लीटली, ठीक है, पार्शली या कम्प्लीटली गेमिटोफाइट पे डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, मतलब ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते तो ये एक क्लोरोफाइलस है। अब ये पार्शली और कम्प्लीटली डिपेंडेंट का मतलब क्या है, जैसे कि आपको बताया कि हमने इसकी 3 ग्रुप्स को स्टडी करना है, जिसको ब्रायोफाइट्स के मेंबर्स को 3 ग्रुप्स में जो कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, उन 3 ग्रुप्स में से कोई ऐसा स्पोरोफाइट है जो स्टार्टिंग अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस की स्टार्टिंग पे गेमिटोफाइट पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट की फॉर्मेशन होती है वो अपना फूड खुद बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पोरोफिटिक जनरेशन जो मेजॉरिटी है वो एक क्लोरोफाइलस होती है। एक का मतलब है एब्सेंस, तो इट मीन्स के क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट होता है उनमें। स्पोरोफाइट की बॉडी जो बनती है उसके अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। इनको हम आगे बेसिकली जनरेशन जो पढ़नी है 3 ग्रुप्स की बेस पे वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, मतलब वो होमोस्पोरस हैं। होमो मतलब सेम काइंड। 10 स्पोर बन रहे हैं, 20 बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं, 100 बन रहे हैं, जितने भी स्पोर्स बनेंगे वो सारे एक ही तरह के होंगे। तो इट मीन्स ब्रायोफाइट्स एक फिनोमिना एग्जिबिट करते हैं, उसको हम कहते हैं होमोस्पोर, यानी कि जितने भी ब्रायोफाइट्स हम पढ़ेंगे उन सब के अंदर सेम काइंड के स्पोर्स बनेंगे जो कि मियोसिस के रिजल्ट में बनते हैं। ये स्पोर्स डोमिनेट करते हैं तो क्या चीज़ बनाएंगे नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज़ गेमिटोफाइट। तो इट मीन्स गेमिटोफाइट ने पहले गेमिटोफाइट से पहले क्या चीज़ बनी थी, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट से क्या चीज़ बन रही है, गेमिटोफाइट। तो गेमिटोफाइट की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है तो स्पोरोफाइट बनता है और स्पोरोफाइट दोबारा से जो है वो गेमिटोफाइट की प्रोडक्शन करवाता है और इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है और इनमें अटैचमेंट रहती है जब तक ये पूरी तरह से डेवलपमेंट ना हो जाए, या इवन डेवलपमेंट के बाद भी अटैचमेंट जो है स्पोरोफाइट की गेमिटोफाइट के साथ वो रहती है। तो इट मीन्स के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो कॉन्टीन्यूसली होती रहेगी, तब तक होती रहेगी जब तक एक प्लांट की लाइफ साइकिल चल रही है या एक प्लांट सर्वाइव कर रहा है। यहाँ तक बेटा ब्रायोफाइट्स के जनरल करैक्टर्स हैं। अभी नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो ब्रायोफाइट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ साथ इसकी फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो फॉर्मेशन को डिस्कस करना है और इसके साथ हम लैंड हैबिटेट्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे इसने खुद को लैंड हैबिटेट के मुताबिक, ज़मीन के मुताबिक, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के मुताबिक खुद को अडेप्ट किया है या कौन कौन सी चीज़ें इख्तियार की हैं। तो यहाँ तक जो भी हुआ है बेटा ये आपका शॉर्ट पोर्शन कह लें, इसमें से आपको ये लॉन्ग भी आ सकता है। अभी ब्रायोफाइट्स का हाफ किया है हमने। ब्रायोफाइट्स का हाफ बीच में जो पोर्शन मैंने छोड़ा है वो इसका बेसिकली है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पूरे पोर्शन को बुक पर बेटा करेक्टर्स को हाईलाइट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे करेक्टर्स बनाए हैं। बुक पे पैराग्राफ की फॉर्म में चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको हाईलाइट करके आपने लिखना है, तभी आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर आउट होंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, थैंक यू क्लास।